नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। कहा, संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने इस महीने प्रत्येक रविवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन कोविड-19 से संक्रमित, दोनों को मुंबई के अस्पताल में भर्ती किया गया। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत स्कूली बच्चों के लिए ऐप विकास मॉड्यूल की शुरुआत की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने केरल सोना तस्करी मामले में 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे से संबंधित मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना और इसके संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली में महामारी की स्थिति पर नियंत्रण करने में केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने अन्य राज्य सरकारों से कहा कि उन्हें भी समूचे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 महामारी का प्रकोप कम करने के लिए उठाए गए कदमों जैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में पूरे राज्य में प्रत्येक रविवार पूर्णबंदी लागू रहेगी। हालांकि ये आदेश दूध और दवा की दुकानों, अस्पतालों और अन्य आपात सेवाओं के लिए लागू नहीं होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन मुख्य रूप से लोगों का अनावश्यक आवागमन रोकने के लिए लागू किया गया है। प्रत्येक रविवार को बंद के दौरान सभी बाजार, कार्यालय और संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि यह आदेश दुग्ध पार्लर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। यह लॉकडाउन मुख्य रूप से लोगों के अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर रोक के लिए लागू किया गया है। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन धारा 188 के तहत दंडनीय माना जाएगा। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि राज्य सरकार किल कोरोना अभियान द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित कर रही है, लेकिन रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी हो गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 544 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 17,201 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 644 हो गई है। राज्य में फिलहाल 1,518 एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से कुल 198 व्यक्तियों को छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में अब तक 12,679 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर आ चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में आज रविवार होने के कारण पूर्ण लॉकडाउन है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ न हो, इसके लिए आज समूचे राज्य में पूर्णबंदी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये इस महीने का लगातार दूसरा रविवार है जब पूरे राज्य में पूर्ण लॉकडाउन है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई के सभी रविवार को ऐसा किया जाएगा, क्योंकि देखा गया है कि रविवार को बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं, जिस कारण कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने का खतरा अधिक है। मदुरै को छोड़कर राज्य में अनलॉक 2 चरण की रियायतें जारी रहेंगी। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह। तमिलनाडु में कल 3,965 लोगों में संक्रमण मिलने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 1,34,000 से अधिक हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने विदेश मंत्रालय से ईरान में फंसे 40 से अधिक मछुआरों को स्वदेश लाने में मदद करने को कहा है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को लिखे पत्र में कहा है कि 681 मछुआरों को इस महीने की 1 तारीख को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस जलाश्व से सुरक्षित रूप से राज्य में पहुंचाया गया है, लेकिन जहाज में जगह की कमी के कारण
लगभग 40 लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाया जाना है। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 मामलों में लगातार बढ़ोतरी के कारण बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 14 जुलाई रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय किया है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,798 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 1,533 मामले केवल बेंगलुरु से सामने आए हैं। यहां इस संक्रमण से अब तक 229 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में इस बीमारी से 880 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिनमें से 404 बेंगलुरु के हैं। अब तक राज्य में सबसे अधिक 20,288 स्वाब नमूनों की जांच की गई है और कुल 7,99,796 नमूनों की जांच की जा चुकी है। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन को कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुद कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर द्वारा देने के बाद समाज के विभिन्न स्तरों में खलबली मची है और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजनीति, मनोरंजन, खेल जगत जैसे सभी क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों द्वारा उन्हें जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दी जा रही है। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी कोविड पॉजिटिव है। उन्होंने भी ट्विटर द्वारा इसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने एंटीजन टेस्ट किए और वे पॉजिटिव पाए गए। उन्हें सौम्य खांसी और बुखार है और उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोपे ने कहा है कि नानावटी अस्पताल के डॉक्टरों ने दी जानकारी के अनुसार अमिताभ और अभिषेक दोनों की हालत स्थिर है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप विकास मॉड्यूल शुरू किया है। ATL ऐप एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। 6 परियोजनाओं पर आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन परामर्श सत्रों के माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा उजागर कर सकते हैं। ऐप बनाने के लिए स्कूल शिक्षकों में क्षमता और कौशल निर्माण के वास्ते AIM ऐप डेवलपमेंट पाठ्यक्रम पर सर्वाधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई बड़ी बाधाएं आई हैं, जिनसे प्रौद्योगिकी की मदद से निपटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री लोगों को प्रौद्योगिकी और नवाचार का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों को कम उम्र में नए कौशल सीखना बहुत जरूरी है। अटल नवाचार मिशन के निदेशक R रमणन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लेकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों के युवा छात्र काफी उत्साहित हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने केरल सोना तस्करी मामले के मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। स्वप्ना प्रभु सुरेश और उनके सहयोगी संदीप नायर को कल शाम बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। आज उन्हें कोच्चि में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के समक्ष पेश किया जाएगा। सीमा शुल्क विभाग ने 5 जुलाई को तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजनयिक सामान के साथ आया 15 करोड़ रुपए मूल्य का 30 किलोग्राम सोना जब्त किया था। शुक्रवार को इस मामले में सारिस कुमार, स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्वप्ना सुरेश स्पेस पार्क और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना लिमिटेड में कार्यरत थी। ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत है। ये विभाग केरल के मुख्यमंत्री के पास है। वंदे भारत मिशन के तहत कल विभिन्न देशों से 5,046 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई। ये शारजाह, बहरीन, मस्कट, दुबई, कुआलालंपुर, कीव, न्यूयॉर्क, टोरंटो, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, मनीला और दोहा से स्वदेश लौटे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वंदे भारत मिशन पूरी दुनिया में फंसे भारतीयों को वापस लाकर और यहां से विदेशी नागरिकों को उनके देश पहुंचाकर आशा और प्रसन्नता का संचार करता रहेगा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के जिला विकास आयुक्त के सिद्धा ने कल नई बस्ती में
खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण विभाग के बिक्री केंद्र में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का शुभारंभ किया। इस व्यवस्था का उद्देश्य कार्ड धारकों को देश में किसी भी स्थान पर राशन उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर आधार से जुड़े उत्तर प्रदेश के कुछ प्रवासी मजदूरों को 1 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया। केंद्र सरकार की इस योजना के अनुसार देश में कहीं भी पंजीकृत कार्ड धारक अपने परिवार के लिए राशन प्राप्त कर सकेंगे। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के सहायक निदेशक ने कहा कि जिले के 556 बिक्री केंद्रों में से 60% के उपभोक्ता अब तक आधार से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कल 45 कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश में 100% किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत डेयरी, मत्स्य, मुर्गी पालन और बागवानी से जुड़े किसानों सहित सभी कृषकों को लाने का हर संभव प्रयास करने को कहा। श्री मुर्मू कल किसान पखवाड़े के तहत पुलवामा जिले में किसान मेला सह जागरूकता शिविर का उद्घाटन कर रहे थे। उपराज्यपाल ने कृषि और सहयोगी विभागों के अधिकारियों से बातचीत की और किसानों के हित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। उपराज्यपाल को बताया गया कि कृषि कार्यों से जुड़े 60,300 परिवारों में से 51,000 परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा है। किसान पखवाड़े का उद्देश्य 100% किसानों को इस सुविधा के दायरे में लाना है। उपराज्यपाल ने किसानों को कृषि और सहयोगी क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं से अवगत कराने पर जोर दिया। उन्होंने कृषक समुदाय से उत्पादकता बढ़ाने और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने की अपील की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड-19 जांच के लिए सभी थेरेपी का उपयोग केवल उन स्वास्थ्य केंद्रों में ही होना चाहिए जहां रोगियों पर समुचित निगरानी रखी जा सके। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरेपी, स्टेरॉइड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है। रोगियों और परिवारजन के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है। मामूली संक्रमण में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश की गई है। कोरोना संक्रमित 80% रोगियों में मामूली संक्रमण होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा, टोसिलीजुमैब को कोविड-19 निदान प्रबंधन प्रोटोकॉल में जांच थेरेपी के अंतर्गत रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दवाएं केवल प्रतिबंधित आपात उपयोग के लिए स्वीकृत हैं और कुछ विशेष रोगियों में ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने अस्पतालों को सख्त परामर्श दिया है कि दवाओं के अविवेकी उपयोग से लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। राज्यों से भी कहा गया है कि रेमडेसिविर के उपयोग परमाणु से संकेत मिलता है कि मध्यम और गंभीर संक्रमण में इनके उपयोग से नैदानिक सुधार का समय कम हो सकता है, लेकिन मृत्यु दर में कमी को लेकर इसका कोई अनुकूल परिणाम नहीं है। इसी प्रकार टोसिलीजुमैब पर किए गए अध्ययन से भी ये बात सामने आई है कि मृत्यु दर कम करने में इससे मदद मिल सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। कहा, संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने इस महीने प्रत्येक रविवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन कोविड-19 से संक्रमित, दोनों को मुंबई के अस्पताल में भर्ती किया गया। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत स्कूली बच्चों के लिए ऐप विकास मॉड्यूल की शुरूआत की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने केरल सोना तस्करी मामले में 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे से संबंधित मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके सहयोगियों से संबंधित मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। ये जांच दल 31 जुलाई से पहले अपनी रिपोर्ट देगा। अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल में 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, अपर महानिदेशक हरिराम शर्मा और उप महानिदेशक जे रविन्द्र गौड़ को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विशेष जांच दल विकास दुबे मामले की पूरी तरीके से जांच करेगा और उन सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेगा जो विकास दुबे के अधिकारियों के साथ संबंध हो, पुलिस और उसके बीच के गठजोड़, उसके काम करने के तरीके, उसके पास मौजूद काले धन और संपत्तियों को लेकर उठ रहे हैं। यह भी जांच की जाएगी कि दुबे और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई शिकायतों के बारे में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की थी। विकास दुबे और उसके साथियों की पिछले 1 साल की फोन की बातचीत का रिकॉर्ड भी इस जांच के दायरे में आएगा। सबसे खास बात कि एसआईटी इस बात की भी जांच करेगी कि 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात क्या हुआ था जब एक पुलिस टीम विकास दुबे के घर पर छापा मारने गई थी और उसके निशाने पर आ गई थी। उस रात पुलिस और विकास के गुर्गों के बीच हुई फायरिंग में 8 पुलिस वाले मारे गए थे। एसआईटी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या विकास दुबे के पास मौजूद असलहों और गोला बारूद की खुफिया जानकारी हासिल करने में पुलिस से कोई चूक हुई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। अब तक देश में 5,15,386 व्यक्ति इस संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 19,873 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.78% पर पहुंच गई है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 76% से अधिक है। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, उसके बाद दिल्ली और तमिलनाडु का स्थान है। देश में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें स्वस्थ होने की औसत दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना का पता लगाने के लिए 2,82,511 नमूनों का परीक्षण किया गया। अभी तक ऐसे 1,13,07,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। आईसीएमआर कोविड-19 जांच केंद्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि कर रहा है। इसके तहत सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को इस कार्य में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए इस समय देश में 1,180 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें 841 सरकारी और 339 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के कारण शुक्रवार रात 10 बजे से लागू 3 दिन की पूर्णबंदी कल सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान सभी कार्यालय, बाजार और अन्य स्थान बंद हैं, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखने की शर्तों के साथ औद्योगिक गतिविधियां जारी हैं। प्रदेश में कोविड-19 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पुलिस बल जगह जगह चेकिंग में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, जो कल तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों की पहचान कर उनका कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए घर घर जाकर चिकित्सकीय परीक्षण के अभियान के लिए 1,40,000 टीम लगाई गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना प्रतिबंधों को सरकार द्वारा कड़ाई से लागू कराया जा रहा है और लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक राज्य में धारा 188 के अंतर्गत 90,009 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जिनमें 2,27,304 लोगों को बुक किया गया है। 61,950 वाहनों को चेकिंग के दौरान जब्त किया गया। इस समय प्रदेश में 11,490 कोरोना सक्रिय मामले हैं और 22,689 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात सरकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने की मीडिया में आ रही खबरों का खंडन किया है। राज्य सरकार ने इसे भ्रामक और बेबुनियाद बताया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव की इस मुद्दे पर जिला कलेक्टरों के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है।
इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान 872 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में संक्रमण के 872 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के अब तक मिले कुल मामलों की संख्या 41,027 हो गई है। सबसे अधिक 180 नए मामले सूरत शहर से सामने आए, जबकि अहमदाबाद शहर से 166 नए मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में 10 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से होने वाले मृत्यु की कुल संख्या 2034 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में कुल 10,308 सक्रिय मामलों में से 73 मरीजों की स्थिति गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले 24 घंटों में 502 मरीजों को छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 28,685 हो गई है। राज्य में अब तक 4,57,000 लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में गया, सहरसा और अररिया जिलों में आज से फिर पूर्णबंदी लागू की गई है। इसके साथ ही राज्य के 18 जिले लॉकडाउन के अंतर्गत आ गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार के 38 में से अब 18 जिलों में लॉकडाउन लागू हो गया है। सीमांचल में स्थित अररिया में आज से 19 जुलाई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। सहरसा में 16 जुलाई तक, जबकि गया में अगले आदेश तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है। रेल और विमान का परिचालन भी जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों में 709 नए मामले मिलने के बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,039 हो गई है। 10,991 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,929 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना के कारण अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 73% से अधिक हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच तनाव कम करने और सेना हटाने की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनी है और ये काम जारी है। उन्होंने कहा कि सीमा पर दोनों देशों के सैनिक काफी निकट आ गए थे, इसलिए तनाव कम करने और सेना हटाने के मुद्दे पर सहमति आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि वापसी की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और इसमें काफी प्रगति भी हुई है। डॉक्टर जयशंकर कल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित कर रहे थे। हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए मानव परीक्षण के लिए स्वेच्छा से स्वयं को समर्पित करने वाले जयपुर में जन्मे और ब्रिटेन के निवासी दीपक पालीवाल ने कहा है कि वो एक वैज्ञानिक परीक्षण का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं, जिससे मानवता को लाभ पहुंच सकता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, एस्ट्राजेनेका और भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया जा रहा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मानव परीक्षण के चरण में है। श्री पालीवाल ने कहा कि वो हमेशा मानवता के हित में कुछ करना चाहते थे। हम लोग फार्मा बैकग्राउंड से ही हैं, तो उनको ये भी पता था कि हाँ रिस्क है, और उनको रोज काम पे जाना था ड्यूरिंग द कोविड ट्रायल, बिकॉज वो तो एक फार्मासिस्ट हैं, तो उनको जाना जरूरी है। अब नाउ शी सपोर्ट करती हैं। अब ठीक है, नाराजगी तो थी, लेकिन अब भी खुश हैं, प्राउड फील करते होंगे कि हाँ हमने कुछ ऐसा किया जो केवल हमारे लिए फायदे की बात नहीं है, उसमें एक बंदे की फायदे की बात नहीं है, ना फैमिली के फायदे की बात है, एक सभी दुनिया के सभी लोगों के लिए, समाज के लिए है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में हम कोविड-19 के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। विद्यासागर मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका और सहयोगी विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली बाली ने कहा कि कोविड संक्रमण के बारे में विभिन्न अपुष्ट स्रोतों से भ्रामक जानकारी से लोगों में तनाव बढ़ा है। उन्होंने केवल पुष्ट स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही विश्वास करने की सलाह दी। One can be socially connected with near and dear ones. Limiting the use of internet, use it for better things like constructive workshops, maintaining a positive, optimistic attitude which will help in putting things in perspective. And one can also indulge in some basic relaxation techniques which can help a person deal with the anxiety associated with this period. And another thing I feel which is important is to maintain a kind and compassionate attitude towards others. और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ क्षेत्रों में आज सुबह तेज बारिश होने से गर्मी से राहत मिली। दिन में भी बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दक्षिण चलें तो चेन्नई में सवेरे के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम या रात के समय गरज के साथ बौछारें पड़ने और आंधी चलने के आसार हैं। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है और 1-2 बार वर्षा हो सकती है। तापमान 28 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं तथा धूल भरी आंधी चल सकती है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। गरज के साथ बारिश होने तथा धूल भरी हवाएं चलने के भी आसार हैं। शहर में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। भारतीय तटरक्षक ने अंडमान सागर में विशेष आर्थिक क्षेत्र से श्रीलंका के 6 मछुआरों को बचाया है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनकी नौका संकट में थी। नौका पोर्ट ब्लेयर लाई जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन। धन्यवाद चंद्रिका। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़े और विभिन्न राज्यों की संक्रमण की स्थिति पर अखबारों ने विस्तार से खबर दी है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा मामले, 4 दिन में बढ़े 1 लाख मरीज। जनसत्ता के शब्द हैं कोविड-19 की खतरनाक रफ्तार, लपेट में अमिताभ। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान की बड़ी खबर है फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और अभिषेक कोरोना संक्रमित हुए, अस्पताल में भर्ती। कोरोना रोकथाम के उपायों की प्रधानमंत्री की समीक्षा के दौरान दिल्ली की सराहना लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर दी है। अखबारों ने लिखा है प्रधानमंत्री ने संक्रमण से ज्यादा प्रभावित राज्यों में तत्काल निगरानी के निर्देश दे दिए। राज्यों के प्रयासों और पूर्णबंदी जैसे सुरक्षा के प्रबंध भी पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश सीमाओं पर सख्ती को सुर्खी बनाया है। जनसत्ता की खबर है कोविड संक्रमण के कारण अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य, शक्तिकांत दास ने किया आगाह। पत्र लिखता है महामारी के आर्थिक असर के रूप में एनपीए बढ़ सकता है और बैंकों की पूंजी का नुकसान हो सकता है। हिंदुस्तान लिखता है आरबीआई ने कहा देश की अर्थव्यवस्था में सामान्य होने के संकेत। कोरोना महामारी संभावित वृद्धि पर कितने लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है, ये देखना होगा। अखबारों ने राजस्थान में राजनीतिक उथल-पुथल के षड्यंत्र और मामले गरमाने की खबर भी दी है। अमर उजाला की खबर है कश्मीर के नौगाम में सेना की वर्दी पहने घुसपैठ करते 2 आतंकी मारे गए। उधर अरुणाचल प्रदेश में भारी मात्रा में हथियार बरामद होने की खबर भी पत्र ने दी है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में सभी सेमेस्टर और फाइनल परीक्षाएं रद्द किए जाने की खबर भी अखबारों ने दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। कहा संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकार ने इस महीने प्रत्येक रविवार को राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन कोविड-19 से संक्रमित, दोनों को मुंबई के अस्पताल में भर्ती किया गया। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत स्कूली बच्चों के लिए ऐप विकास मॉड्यूल की शुरुआत की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने केरल सोना तस्करी मामले में 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे से संबंधित मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।